समाचार के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। समसामयिक घटनासार करंट अफेयर 2026 अर्धवार्षिकी के वन लाइनर समाप्त होने के बाद ये वीडियो राष्ट्रीय परिदृश्य पर है। इसके 2 वीडियो आएंगे। आज पहला वीडियो इस क्रम में है। इसमें पहले टॉपिक पे अब हम आते हैं। तो पहला टॉपिक है अरावली पर्वतमाला में नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात की गई। हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को जो उसने अपना निर्णय दिया था उस पर 29 दिसंबर 2025 को सुनवाई पर रोक लगा दी और शीर्ष कोर्ट ने अरावली पहाड़ियाँ व पर्वत श्रृंखलाओं की एक समान परिभाषा को स्वीकार किया था उस फैसले पे, जिस पे अब रोक लगी है। इसके तहत अरावली के विस्तार वाले जिलों में उसी भू संरचना को अरावली पहाड़ी माना जाएगा जिसकी ऊंचाई आसपास की ज़मीन से 100 मीटर हो और छोटी पहाड़ियों पर खनन की अनुमति मिलने का इससे खतरा हो गया था, मगर शीर्ष कोर्ट के नए आदेश पर इस पर रोक लग गई है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसी की पीठ ने इस मुद्दे पर जांच के लिए एक विशेषज्ञों की उच्च शक्ति वाली समिति भी गठित करने का प्रस्ताव दिया। आगे देखते हैं तो अरावली की बदलती हुई परिभाषा से जुड़े मुद्दों पर स्वतः संज्ञान मामले की दौरान पीठ ने चिंता जताई कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और कोर्ट की टिप्पणियों को लोगों ने गलत तरीके से समझा और कोर्ट ने केंद्र सरकार को अरावली वाले 4 राज्य राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा, याद रखिएगा अरावली रेंजेस 4 राज्यों राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा में गुजरती है, तो इन 4 राज्यों की केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और आगे की सुनवाई 21 जनवरी 2026 को तय की गई। MOFCC ने दिल्ली से गुजरात तक फैली पूरी अरावली पर्वतमाला में नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा 24 दिसंबर 2025 को कर दी थी। ये निर्णय गुजरात से लेकर दिल्ली NCR तक समान रूप से लागू होगा। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मंत्रालय ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE को निर्देश दिया है कि वह उन अतिरिक्त क्षेत्रों की पहचान करे जहां खनन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, जो पहले से केंद्र द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्रों से परे हो। पहचान की प्रक्रिया क्या होगी? इसमें जैसे पारिस्थितिक संवेदनशीलता होगी, भूवैज्ञानिक महत्व होगा, परिदृश्य स्तरीय पर्यावरणीय विचार आदि। ये इम्पॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं ICFRE को पूरे अरावली क्षेत्र के लिए सतत खनन हेतु एक समग्र प्रबंधन योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है। तो इसके प्रमुख घटक क्या होंगे? तो होंगे संचयी पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन, पारिस्थितिक वहन क्षमता का मूल्यांकन, संरक्षण प्रदान और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, क्षतिग्रस्त क्षेत्रों की पुनर्स्थापना और पुनर्वास के उपाय, मौजूदा खनन गतिविधियों पर कड़ी निगरानी आदि। ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे इसमें यह है कि हालांकि नए खनन पट्टों पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन पहले से जो संचालित खदानें हैं वो कड़े नियामकीय निरीक्षण के तहत अभी भी जारी रहेंगी। आगे देखते हैं वास्तव में अरावली का संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि मरुस्थलीकरण को रोकने में ये सहायक है, जैव विविधता के संरक्षण में योगदान देता है और भूजल पुनर्भरण में ये मदद करता है। आगे देखते हैं पहाड़ी के अनियंत्रित खनन के कारण क्या होगा? तो इससे वायु प्रदूषण होगा, भूजल का क्षय होगा, भूमि का क्षरण होगा, विशेषकर दिल्ली NCR क्षेत्रों में गंभीर समस्याएं उत्पन्न होंगी। देखते हैं कि गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली के रायसीना हिल्स तक फैली जो ये श्रेणियां हैं वो 670 से 692 किलोमीटर लंबी हैं और दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक हैं। इसका नाम आरा और वली से बना है। आरा का अर्थ होता है पर्वत की चोटियाँ और वली का अर्थ है कतार। अरावली पर्वत का निर्माण प्रोटेरोजोइक युग में 2.5 यानी 2.5 से 3.2 वर्ष पूर्व हुआ था और अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है सबको पता होगा गुरु शिखर यानी माउंट आबू है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच
मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति बनी है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इस पर सहमति बनी है। ये एग्रीमेंट 22 दिसंबर 2025 को अंतिम सहमति बनी है और समझौते के तहत न्यूजीलैंड जो है अपने यहाँ भारत से आने वाले 100% उत्पादों पर आयात शुल्क खत्म कर देगा। इसमें अब तक जो है 7वां ये समझौता है। इससे पहले जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ वो पहले यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ओमान, यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन और मॉरिशस के साथ ऐसे समझौते हो चुके हैं, जिनमें 5 आइज़ के 5 देशों में से 3 देश यानी ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भी एफटीए हुआ है। भारत ने न्यूजीलैंड के साथ प्रस्तावित इस एफटीए समझौते में किसानों और सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के हितों को प्राथमिकता दी है। इसी वजह से कृषि उत्पादों, डेयरी उत्पादों, कॉफ़ी, मसाले, दालें और कुछ सब्जियों को समझौते से बाहर रखा गया है और इन क्षेत्रों में न्यूजीलैंड को कोई शुल्क रियायत नहीं दी गई। मतलब कृषि, डेयरी, कॉफ़ी, मसाले, दालें और सब्जियां, इनमें कोई रियायत नहीं दी गई है। और समझौते के तहत जिन उत्पादों को शुल्क रियायत सूची से बाहर रखा गया है, देख लीजिए, डेयरी उत्पाद, पशु उत्पाद, सब्जी, चीनी, कृत्रिम शहद तथा पशु, वनस्पति या सूक्ष्म आधारित वसा एवं तेल, ये सारे शुल्क रियायत सूची से बाहर रखे गए हैं। इसके अलावा हथियार और गोला बारूद, रत्न एवं आभूषण, तांबा और उससे बने उत्पाद तथा एल्युमिनियम, इन पर भी भारत न्यूजीलैंड को किसी तरह का शुल्क रियायत नहीं देगा। अगला पॉइंट ये है कि न्यूजीलैंड किसी भी एफटीए के तहत अपने सेबों पर शुल्क में छूट पाने वाला पहला देश बना है। वर्तमान में भारत में सेबों पर 50% आयात शुल्क लगाया जाता है। इसी प्रकार भारत से शराब और वाइन के निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, जबकि न्यूजीलैंड से जो आयातित वाइन होगी उस पर रियायती शुल्क लगाएंगे, जिन्हें धीरे धीरे करके 10 साल में घटाया जाएगा। अंगूर से बनने वाली वाइन पर फ़िलहाल भारत में 150% शुल्क लागू है। न्यूजीलैंड की वाइन पर पहले दिन से 100% ये शुल्क लगेगा और 10वें वर्ष क्रमिक रूप से ये घटकर 50% रह जाएगा। आगे ये कि वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि एफटीए के तहत न्यूजीलैंड की कंपनियां भारत में डेयरी का कच्चा माल या सामग्री लाकर उसमें से उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बना सकती हैं और उन सभी उत्पादों को पूरी तरह से विदेशों में बेच सकती हैं। आगे देखते हैं कि इसके लिए क्या किया जाएगा कि फास्ट ट्रैक निवेश प्रक्रिया लागू की जाएगी, जो कि सिर्फ निर्यात के लिए उत्पाद बनाने वाले निवेश के लिए उपयोगी होगी। नेक्स्ट ये है कि न्यूजीलैंड की ओर से अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर के एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है और आगामी 5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना होकर 5 अरब डॉलर पहुंचाने की संभावना है। आगे देखते हैं, न्यूजीलैंड में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के लिए अब कोई संख्या यानी कोटा सिस्टम नहीं रहेगा, इसे ख़त्म कर दिया गया है और भारतीय छात्र अब पढ़ाई के दौरान हर हफ्ते कम से कम 20 घंटे काम कर सकेंगे। स्नातक के बाद छात्रों को 3-4 वर्षों तक न्यूजीलैंड में काम करने का एक मौका मिलेगा और हर साल 5,000 भारतीय पेशेवरों के लिए 3 साल के वर्क वीज़ा का रास्ता भी साफ हो गया है। आगे देखते हैं, ये पहला ऐसा समझौता है जिसमें वार्ता में शामिल भारतीय पक्ष के सभी प्रमुख महिलाएं थीं। भारत की मुख्य वार्ताकार संयुक्त सचिव पेटल ढिल्लों हैं। ये व्यापार जो वार्ता है मात्र 9 महीनों में पूरी हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, गुजरात का टाइगर स्टेट पुनः बहाल कर दिया गया है। ये 33 वर्षों के अंतराल के बाद हुआ। टाइगर स्टेट बाघधारी राज्य के रूप में 26 दिसंबर 2025 को इसे बहाली मिली। एनटीसीए के द्वारा राज्य के रतन महल अभ्यारण्य में बाघ की निरंतर उपस्थिति के आधार पर गुजरात को ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन AITE 2026 में शामिल करने की पुष्टि की है। इससे पहले आखिरी बार गुजरात में 1989 की राष्ट्रीय बाघ गणना में शामिल किया गया था और 1992 की बाघ गणना में फोटोग्राफिक या ठोस प्रमाणों के अभाव में गुजरात को इस सूची से
बाहर कर दिया गया था। इसके बाद 2019 में केवल एक बार बाघ की पुष्टि हुई, लेकिन वो भी मात्र 15 दिनों तक ही जीवित रहा। निर्णायक मोड़ तब आया जब दाहोद जिले, गुजरात मध्य प्रदेश सीमा में स्थित रतन महल स्लॉथ बियर अभयारण्य में 4 वर्षीय बाघ की पुष्टि हुई और ये 10 महीनों से स्थिर रूप में मौजूद रहा। तो कैमरा ट्रैप तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज ने स्पष्ट किया कि केवल अस्थायी आवागमन नहीं है, बल्कि ये निरंतर आवास है। और इन प्रमाणों के आधार पर एनटीसीए ने अभयारण्य में बाघ संरक्षण उपाय लागू करने के निर्देश दिए। विश्व के सबसे बड़े वन्यजीव सर्वेक्षणों में से एक ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन AITE 2026 की शुरुआत अभी हाल ही में इंदौर से हुई है। एनटीसीए के निर्णय के बाद 1989 के बाद पहली बार गुजरात इस व्यापक गणना का हिस्सा बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ध्रुव NG हेलीकॉप्टर की पहली सफ़र उड़ान। तो HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ध्रुव न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर ने 30 दिसंबर 2025 को उड़ान भरी और ये HAL ने नागरिक उड्डयन हेलीकॉप्टर क्षेत्र में औपचारिक प्रवेश कर लिया है। ये पहली बार है जब किसी एरो इंजन को भारत में स्वदेशी उत्पाद के लिए DGCA से प्रमाण मिला है। फ्रांस की सॉफ्रॉन इंजन कंपनी के सहयोग और DGCA के समन्वय से ये संभव हो पाया है। देखते हैं क्या है। तो कुल 5.5 टन वजनी ध्रुव NG एक हल्का दोहरे इंजन वाला बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है। इसमें दोहरे शक्ति 1H1C इंजन और इसमें है मौजूद और इम्पॉर्टेंट ये कि रिसाव होने पर खुद बंद होने वाला ईंधन टैंक इसमें लगाया गया है। नेक्स्ट ये कि ये हेलीकॉप्टर VIP और मेडिकल परिवहन के लिए उपयुक्त होगा। अगला टॉपिक है अगरबत्तियों के लिए भारत का पहला मानक अधिसूचित। तो भारतीय मानक ब्यूरो ने अगरबत्तियों के लिए भारत का पहला मानक हाल ही में अधिसूचित किया। ये मानक IS 19412 अनुपाते 2025 है, जिसे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी 24 दिसंबर 2025 के अवसर पर घोषित किया गया। इस मानक में कच्चे माल, जलने की क्षमता, सुगंध की गुणवत्ता और रासायनिक सुरक्षा से जुड़े व्यापक नियम तय किए गए हैं। साथ ही हानिकारक रसायनों पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा अगरबत्ती उत्पादक और निर्यातक देश है। ये मानक जो हैं वो 4 मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित हैं: कच्चे माल की गुणवत्ता, जलने की विशेषताएं और राख का व्यवहार, सुगंध का प्रदर्शन और स्थिरता, रासायनिक सुरक्षा और विषाक्तता नियंत्रण। आगे देखते हैं कि मानक के तहत निम्नलिखित कीटनाशक रसायनों के उपयोग पर रोक लगाई गई। कौन कौन से हैं? तो एलेथ्रिन है, पारमेथ्रिन है, साइपरमेथ्रिन है, डेल्टामेथ्रिन है और फिप्रोनिल है। ये रसायन तंत्रिका तंत्र को नुकसान और श्वसन संबंधी जोखिम से जुड़े माने जाते हैं। कुल कृत्रिम सुगंध मध्यवर्ती रसायनों पर भी रोक लगाई गई है, जैसे बेंजिल साइनाइड, एथाइल एक्रिलेट, डाइफिनाइल एमीन। इन पर इनसे क्या होता है? तो इन रसायनों के दहन से बंद स्थानों में विषाक्त, एलर्जिक और पर्यावरणीय प्रभाव पड़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का उद्घाटन। तो IIT पटना ने बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था, उसके तहत इम्पोर्टेंट उपलब्धि है। परम रुद्र जो है वो बिहार में किसी भी शैक्षणिक संस्थान या सरकारी कार्यालय में स्थापित पहला सुपर कंप्यूटर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, संथाली भाषा में भारतीय संविधान का विमोचन। तो राष्ट्रपति मुर्मू ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में 25 दिसंबर 2025 को ओलचिकी लिपि में प्रकाशित संथाली भाषा के संविधान का विमोचन किया। ये विमोचन ओलचिकी लिपि के शताब्दी वर्ष में हुआ और संविधान की 8वीं अनुसूची में संथाली के शामिल होने के बाद आदिवासी भाषाओं व सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण के प्रति भारत की ये प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आगे देखते हैं तो संथाली भाषा को संविधान के 92वें संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ये भारत की सबसे प्राचीन जीवित भाषाओं में से एक है और ये भाषा झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार में बड़ी संख्या में जनजातियों द्वारा
बोली जाती है। एक आगे नेक्स्ट, दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली विकसित की गई। आईआईटी दिल्ली ने दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली AILA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट प्रणाली विकसित की है, जो कि बिल्कुल मानव वैज्ञानिक की तरह प्रयोगशालाओं में स्वयं प्रयोग कर सकती है। आईआईटी दिल्ली ने डेनमार्क और जर्मनी के सहयोग से ये विकसित किया है और ये शोध प्रतिष्ठित जर्नल नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित हुआ है। AILA इन सीमाओं को तोड़ता है और AI प्रयोगों की योजना बना सकता है। ये वास्तविक उपकरणों को चला सकता है, माइक्रोस्कोप सेट कर सकता है और परिणामों का विश्लेषण कर सकता है और वैज्ञानिकों की तरह ये निर्णय भी ले सकता है। आईआईटी दिल्ली के PhD शोधार्थी और शोध के प्रथम लेखक इंद्रजीत मंडल के अनुसार पहले एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप की सेटिंग को सही करने में पूरा दिन लग जाता था, लेकिन ये 7 से 10 मिनट में ही ये कर सकता है। इस शोध का केंद्र एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप रहा है, जो कि एक अत्यंत जटिल वैज्ञानिक उपकरण है और पदार्थों को नैनो स्केल पर जांचने की सक्षम है। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप चलाने के लिए नैनो स्केल फिजिक्स की गहरी समझ, सतह की क्रियाओं का ज्ञान और रियल टाइम फीडबैक को नियंत्रित करने की क्षमता होती है, जिसमें AILA इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, भारत के पहले ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व की मान्यता के लिए प्रस्ताव। तो IUCN ने विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 के अवसर पर भारत के पहले ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी। ये संरक्षण रिजर्व पाक की खाड़ी तमिलनाडु में अवस्थित है। ये प्रस्ताव ओमकार फाउंडेशन ने IUCN कांग्रेस में प्रस्तुत किया था। आगे देखते हैं, ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व को वर्ष 2022 में तमिलनाडु सरकार ने वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया था। ये पाक की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में 448.34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला एक क्षेत्र है। यहाँ पर समुद्री घास पारितंत्र भी मौजूद है। समुद्री घास कई अन्य समुद्री प्रजातियों का भी पोषण करती है। समुद्री घास जो होती है वो कार्बन प्रच्छादन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ड्यूगोंग, जिसे सी काऊ भी कहते हैं, ये एकमात्र समुद्री शाकाहारी स्तनधारी है जो पूरी तरह से समुद्री घास पर निर्भर है। भारत में पाक की खाड़ी, जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसके अलावा ये मन्नार की खाड़ी और कच्ची की खाड़ी में भी पाई जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ड्यूगोंग के ऊपर UPSC ने 2015 में सवाल पूछा था और आने वाले वर्षों में भी पूछा है इस पे सवाल। इनकी आबादी अनुमानतः लगभग 200 है। IUCN इसे रेड लिस्ट स्थिति में वल्नरेबल में वर्गीकृत करता है, जबकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इसे सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक, भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर। तो ये मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है, जो राज्य के कई राष्ट्रीय उद्यानों अभयारण्यों को जोड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने देश के पहले राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर को दिसंबर 2025 में विकास की घोषणा की थी। ये लगभग 250 किलोमीटर लंबे इस गलियारे में पेंच, पन्ना, कान्हा, बांधवगढ़ इत्यादि को जोड़ने की बात करता है, जिससे बाघों की आनुवंशिक विविधता बनी रहेगी। इसमें 17,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल होगा, जिसमें पड़ोसी राज्यों, मुख्यतः राजस्थान के हिस्से भी शामिल होंगे, जो एक बड़ा अंतर्राज्यीय चीता बाघ गलियारा बनाएगा। इसमें NHAI और राज्य लोक निर्माण विभाग का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, भारत और नीदरलैंड में संयुक्त व्यापार एवं निवेश समिति का गठन। तो 19 दिसंबर 2025 को द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और समग्र आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ। भारत नीदरलैंड संयुक्त व्यापार और निवेश समिति की स्थापना की गई। इसके तहत इम्पोर्टेंट देखते हैं कि संयुक्त व्यापार एवं निवेश समिति को द्विपक्षीय व्यापार संबंधों की समीक्षा करने और दोनों देशों के बीच निवेश प्रवाह को बढ़ावा देने के दायित्व सौंपा गया है। बाकी इसमें
ये है कि इसकी जो बैठकें होंगी वो वार्षिक रूप से होंगी और बारी बारी से भारत और नीदरलैंड में आयोजित की जाएंगी। और इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, एक ये देखते हैं कि भारत और नीदरलैंड के बीच 21 दिसंबर 2025 को गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHCA नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास के लिए सहयोग हेतु एक समझौता हुआ है नीदरलैंड के साथ। नेक्स्ट टॉपिक, देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना की पहली इकाई का वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ। तो 23 दिसंबर 2025 को 2000 मेगावाट की यानी 8 × 250 मेगावाट की सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की इकाई 2 जो कि 250 मेगावाट की है, इसका वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ गया। यूनिट नंबर 2 के चालू होने के साथ ही परियोजना 250 मेगावाट की 3 इकाइयों को जल्द ही चालू करने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसके बाद शेष 4 इकाइयों को 2026-27 के दौरान चरणबद्ध तरीके से चालू किया जाएगा। 250 मेगावाट की 8 इकाइयाँ इसमें शामिल हैं। इस परियोजना में इसे रन ऑफ द रिवर योजना के रूप में डिज़ाइन किया गया है। इसमें छोटे तालाब हैं। ये 8 हेड रेस टनल के माध्यम से पानी के बहाव की दिशा बदलकर प्रतिवर्ष 7,422 मिलियन यूनिट नवीकरणीय बिजली उत्पन्न करेगी। इससे उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा 116 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध शामिल है, जो न केवल क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे और ग्रिड को मजबूती को बढ़ाता है, बल्कि सुबनसिरी नदी बेसिन में बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन को भी बेहतर बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक, साउथ अफ्रीका से कैपुचिन बंदरों का बनीरघट्टा नेशनल पार्क में आयात। तो बेंगलोर के पास स्थित बनीरघट्टा जैविक उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों का आयात दिसंबर में किया गया। पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत ये किया गया है, जो वैज्ञानिक वन्यजीव प्रबंधन, आनुवांशिक विविधता बनाए रखने और वैश्विक संरक्षण मानकों के पालन पर भारत के बढ़ते जोर को दर्शाता है। ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर, इसका वैज्ञानिक नाम एस्पेजस एपेला है। ये प्राइमेट मूल रूप से दक्षिण अमेरिका के निवासी हैं और उच्च बुद्धिमत्ता, सामाजिक व्यवहार, अनुकूलन क्षमता के लिए जाने जाते हैं। कैपुचिन बंदरों का अध्ययन अक्सर उनकी समस्या समाधान क्षमता और औजारों के उपयोग के लिए जाना जाता है। इस तरह की प्रजातियों की स्वस्थ बंदी आबादी बनाए रखने के लिए आनुवांशिक विविधता और समृद्ध आवास आवश्यक होता है, जिसके लिए नियंत्रित अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ, आगे देखते हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जो कि नई दिल्ली में है, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय पशु स्थानांतरण की अनिवार्य अनुमति ली गई थी। ऐसे ही नहीं, किसी देश से आप मंगा सकते हैं, तो इसकी अनुमति ली गई थी। इसके अलावा राज्य के मुख्य वन्यजीव संरक्षक MOEFCC यानी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से और पशुपालन एवं डेयरी विभाग तथा वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB से NOC भी ली गई थी। नेक्स्ट टॉपिक, भारत की पहली DNA आधारित हाथी गणना रिपोर्ट 2025। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान WII ने अपनी नवीनतम जो DNA रिपोर्ट है उसमें भारत में हाथियों की स्थिति की एक रिपोर्ट पेश की, जो 13 अक्टूबर 2025 को जारी की। इसके अनुसार देश के 4 प्रमुख क्षेत्रों, जिसमें पश्चिमी घाट में सर्वाधिक 11,934, इसके बाद उत्तर पूर्वी पहाड़ी और ब्रह्मपुत्र बाढ़ के मैदान जहाँ पे 6,559, इसके बाद शिवालिक पहाड़ी और गंगा के मैदानी क्षेत्र जहाँ 2,062 हाथी, जबकि मध्य भारत और पूर्वी घाटों में कुल 1,891 हाथी हैं। तो इस तरीके से टोटल जो हाथियों की संख्या है वो 22,446 है। 22,446, ये याद रखने की चीज़ है। इसके बाद ये संख्या वर्ष 2017 के अनुमानित 27,312 हाथियों से 18% कम है। तो हमें 18% पर जोर देना है कि 18% कम पाई गई है 2017 से। लेकिन विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि पहली बार DNA आधारित नई वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया गया है
और ये पुरानी गणनाओं से तुलना करने की जगह भविष्य में सटीक निगरानी के लिए एक नया वैज्ञानिक मानक स्थापित करता है। भारत में हाथियों की संख्या की गणना वर्ष 1929 में शुरू हुई और इस गणना में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले हाथियों को गिनने की विधि अपनाई गई थी। इसके बाद 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ, जिसमें प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार गणना की जाने लगी। जिसमें गणना कैसे की जाती थी? कुल गिनती, जलाशय गिनती, गोबर गिनती और ट्रांसैक्ट सैंपलिंग जैसी पद्धतियां अपनाई जाती थी, जिनमें आंकड़ों में असंगतता आ जाती थी क्योंकि अलग अलग राज्य अलग अलग पद्धतियां अपनाते थे। इन्हीं असंगतताओं को दूर करने के लिए 2005, 2010 और 2017 में समकालिक हाथी गणना शुरू की गई, जिसमें एक समान मानक पद्धति अपनाई गई। इस चुनौती को देखते हुए 2021 से लेकर 2025 के दौरान समकालिक अखिल भारतीय हाथी अनुमान सिंक्रोनस ऑल इंडिया एलिफेंट एस्टिमेशन पद्धति शुरू हुई, जो कि पहली बार डीएनए आधारित पहचान का उपयोग करती है। इससे हाथियों की संख्या का वैज्ञानिक, सटीक और तुलनीय राष्ट्रीय मानक निर्धारित किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि हाथियों की संख्या राज्य के अनुसार किस में सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक मात्रा कर्नाटक में है 6013, दूसरे स्थान पे असम है 4159, तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है जो कि 3136 है और चौथे स्थान पे केरल है 2785। इसके बाद उत्तराखंड आता है 5वें स्थान पे 1792। तो कर्नाटक, असम, तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड। बाकी क्षेत्रवार में पश्चिमी घाट पहला है, दूसरे पे उत्तर पूर्वी पहाड़ी और ब्रह्मपुत्र बाढ़ के मैदान है, तीसरा पे शिवालिक पहाड़ियाँ और गंगा का मैदान है और चौथे पे मध्य भारत और पूर्वी घाट है। नेक्स्ट टॉपिक, अंटार्कटिका में मैत्री 2 स्टेशन बनाने की योजना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंटार्कटिका में नया अनुसंधान केंद्र मैत्री 2 को 2029 या 2032 तक संचालन में लाने की घोषणा की है। यह केंद्र जो है पूर्वी अंटार्कटिका में मौजूद मैत्री स्टेशन के पास स्थापित होगा, जिसका उद्देश्य ध्रुवीय क्षेत्रों में भारत की दीर्घकालिक उपस्थिति और वैज्ञानिक अनुसंधान क्षमता को सशक्त करना है। गोवा में नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR के तहत संचालित यह केंद्र जलवायु परिवर्तन, हिमनद विज्ञान, महासागर विज्ञान और पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन में सहायक होगा। भारत का अंटार्कटिका अभियान 1981 में शुरू हुआ। तो सबसे पहले दक्षिणी गंगोत्री जो 1983 में भारत का पहला स्थायी अनुसंधान केंद्र था, जो कि अब निष्क्रिय हो गया है। तो इसका सीक्वेंस दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती, इसका क्रम आ चुका है लगाने को एग्ज़ाम में। तो याद रखना है, दक्षिणी गंगोत्री 1983 में आया जो कि अब निष्क्रिय है, भारत का पहला स्थायी अनुसंधान केंद्र था। दूसरे पे मैत्री था, 1989 में स्थापित हुआ। ये पूर्वी अंटार्कटिका में सक्रिय लेक प्रियदर्शनी के पास स्थित है। और तीसरे क्रम पे भारती है जो 2012 में स्थापित हुआ और ये मैत्री से 3000 किलोमीटर पूर्व में स्थापित अत्याधुनिक बहुविषयक अनुसंधान सुविधा है। आगे देखते हैं, अंटार्कटिका अधिनियम 2022 अंटार्कटिका संधि प्रणाली के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु भारत की भागीदारी के लिए कानूनी ढांचा देता है। यह अंटार्कटिका संधि 1959, मैड्रिड प्रोटोकॉल 1991 और अंटार्कटिका समुद्री जीव संपदा संरक्षण पर अभिसमय 1982 को प्रभावी करता है। अंटार्कटिका संधि 1959 जो है वो क्या है, तो ये 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण में स्थित सभी गतिविधियों को नियंत्रित करती है और महाद्वीप को परमाणु मुक्त वैज्ञानिक क्षेत्र के रूप में संरक्षित रखती है। इसमें भारत सहित 54 सदस्य देश शामिल हैं। भारत इस संधि का 1983 से सदस्य है। नेक्स्ट टॉपिक, परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास अधिनियम शांति 2025 क्या है। तो भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 20 दिसंबर 2025 को परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास अधिनियम
शांति 2025 को मंजूरी दी गई। इसमें राज्यसभा में 18 दिसंबर तो लोकसभा ने 17 दिसंबर को इसे पारित किया। ये परमाणु क्षेत्र के द्वारा निजी भागीदारी के लिए अब खुल गया है द्वार। इसमें क्या है, भारत ने 2025 तक अब तक 8.9 गीगावाट की क्षमता स्थापित कर ली है और भारत का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट तक लक्ष्य पाने का रखा है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 12 दिसंबर 2025 को सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी शांति विधेयक 2025 को मंजूरी दी। तो ये फुल फॉर्म याद रहना बहुत ज़रूरी है। शांति यानी सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इस अधिनियम के तहत निजी कंपनियों को सिविल न्यूक्लियर पावर जनरेशन में प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। हालांकि कड़े सरकारी नियंत्रण और निगरानी के तहत ये दी गई है। अभी भी परमाणु सामग्री का उत्पादन, भारी जल का प्रबंधन और रेडियोधर्मी कचरे का निपटान जैसे रणनीतिक कार्य अभी भी परमाणु ऊर्जा विभाग के नियंत्रण में ही रहेंगे। इस एक्ट का एक प्रमुख पहलू क्या है, इसमें भारत के सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी फ्रेमवर्क में संशोधन है। प्रस्तावित बदलावों के तहत संयंत्र संचालकों को कानूनी संरक्षण दिया गया है और उपकरण आपूर्तिकर्ता की देनदारी की सीमा निर्धारित की जाएगी इसके तहत। साथ ही प्रति दुर्घटना ऑपरेटर बीमा कवर को भारतीय परमाणु बीमा पूल के माध्यम से 1500 करोड़ रुपए का पुनः संरचित करने का प्रस्ताव है। यह शांति अधिनियम में 49% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति भी देता है। आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि इस विधेयक में परमाणु संचालन से संबंधित विवादों के समाधान के लिए परमाणु ऊर्जा निवारण सलाहकार परिषद की स्थापना का भी प्रस्ताव है। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने के रूप में क्या है, तो मामूली उल्लंघन होगा तो 5 लाख रुपए और गंभीर अपराधों के लिए 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की बात की गई इस विधेयक में। सार्वजनिक हो या निजी, सभी को लाइसेंस सरकार देगी। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड से सुरक्षा मंजूरी लेना जरूरी होगा। साथ ही सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए के न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की घोषणा की है। इसके तहत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर अनुसंधान और विकास किया जाएगा। योजना के अनुसार 2023 तक 5 स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को परिचालन में लाने का लक्ष्य रखा गया है। ये इम्पॉर्टेंट है 2033 तक। यह अधिनियम न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एकाधिकार को समाप्त करता है। ये अधिनियम परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणु नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम 2010 इसको निरस्त करता है। ये अधिनियम AERB को संसद के प्रति जवाबदेह बनाते हुए वैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इस विधेयक में परमाणु दुर्घटनाओं की स्थिति में सरकार को जवाबदेही तय करता है और दायित्व पूरा करने के लिए एक परमाणु दायित्व कोष इसका गठन करता है। तो इस प्रकार ये समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक, रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा। ये यात्रा 4 से 5 दिसंबर 2025 को होती है। 4 दिसंबर को दिल्ली में हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत रूस वार्षिक बैठक होती है, जिसके तहत 16 समझौते होते हैं और 4 घोषणाएं होती हैं। इसी अवसर पर पुतिन कहते हैं कि भारत को निर्बाध तेल गैस की आपूर्ति का आश्वासन देते हैं वो। प्रमुख समझौते क्या होते हैं, तो इसमें अस्थायी श्रम गतिविधियां एक दूसरे के देशों के नागरिक करेंगे, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित समझौता हुआ है, ध्रुवीय जल क्षेत्र से संबंधित समझौता हुआ है। आगे के समझौतों में हम देखते हैं इम्पोर्टेंट, तो प्रसार भारती भारत और संयुक्त स्टॉक कंपनी गजप्रोम मीडिया, ये आ सकता है कि गजप्रोम मीडिया जो है कहाँ की मीडिया कंपनी है, तो ये रशिया की है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रसार भारती और द बिग एशिया मीडिया ग्रुप और ANOTV नोवोस्ती, इसके मध्य समझौता हुआ। TV ब्रिक्स
संयुक्त स्टॉक कंपनी और प्रसार भारती के बीच समझौता ज्ञापन हुआ। इस अवसर पर कुछ घोषणाएं हुई हैं, 4 देखते हैं क्या हुई है। भारत रूस आर्थिक सहयोग के रणनीतिक क्षेत्रों के विकास के लिए 2030 तक का कार्यक्रम किया जाएगा। रशिया ने IBCA यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ और वो 19वां देश है रशिया। इसके साथ ही नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय, हस्तकला अकादमी और मॉस्को स्थित जारित्सनो स्टेट ऐतिहासिक वास्तुशिल्प कला एवं भूदृश्य संग्रहालय रिजर्व के बीच प्रदर्शनी इंडिया फैब्रिक ऑफ टाइम के लिए सहमति बनी है। रूसी नागरिकों को 30 दिनों का निःशुल्क पर्यटन वीज़ा भी प्रदान करने की सहमति दी गई है इस समझौते में, और इसी के साथ निःशुल्क समूह पर्यटक वीज़ा भी प्रदान करने की बात की गई है। आगे 2030 तक $100 अरब के द्विपक्षीय कारोबार को पूरा करने की बात की गई है और जल्द से जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने पर भी बात हुई है। इसके साथ ही प्रशिक्षित श्रमिकों की आपूर्ति करने की इच्छा व्यक्त की गई है दोनों नेताओं ने। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में लंबित रक्षा आपूर्ति, ऊर्जा सहयोग, कच्चे तेल की दीर्घकालिक आपूर्ति, व्यापार विस्तार, भुगतान प्रणाली, कुशल श्रमिक गतिशीलता और लॉजिस्टिक्स, शिपिंग, उर्वरक क्षेत्रों में सहयोग वार्ता का केंद्रीय हिस्सा रहा। ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें S-400 की अंतिम यूनिटों, सुखोई 30 MKI अपग्रेडेड वर्जन और सुखोई 57 पर संभावित चर्चा और स्पेस पार्ट आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। और इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट था। आगे देखते हैं। सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा संशोधन विधेयक 2025। तो बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी देने वाला सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा संशोधन विधेयक 17 दिसंबर को राज्यसभा से और 16 दिसंबर को लोकसभा से पारित हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2025 को मंजूरी दी थी। भारतीय बीमा कंपनियों में FDI की सीमा 74% से बढ़ा करके 100% करने का प्रस्ताव किया गया है। इसका उद्देश्य बीमा उद्योगों का आधुनिकीकरण करना है और 2047 तक सभी के लिए बीमा के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो 2047 जब भारत अपने आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएगा, तब सभी के लिए बीमा के लक्ष्य को प्राप्त करना इसका एक उद्देश्य है। इस विधेयक के द्वारा बीमा अधिनियम 1938, LIC अधिनियम 1956 और IRDAI अधिनियम 1999 में संशोधन किया गया है। आगे देखते हैं। बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा जो पहले 26% थी, इसे बढ़ाकर 49% किया गया और बाद में सन 2021 में 74% किया गया। इस क्षेत्र में लगभग 82,000 करोड़ का विदेशी निवेश अब तक आया है। इसके बावजूद इसमें इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी भी कम है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये कि FDI भारत के बीमा उद्योगों में पूंजी, नवाचार, बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस और वैश्विक विशेषज्ञता लाने में अहम भूमिका निभाता है। अब तक 82,000 करोड़ का निवेश आने के बाद भी 100% FDI की अनुमति से अपेक्षा है कि बड़ी मात्रा में नया विदेशी निवेश आएगा। इससे क्या होगा? इससे बीमा कंपनियों की सॉल्वेंसी और वित्तीय मजबूती बढ़ेगी तथा वैश्विक बीमा कंपनियों को भारत में अपने परिचालन विस्तार का अवसर मिलेगा। इनकी ग्राहक सेवा बढ़ेगी, डिजिटल क्षमताओं में और उत्पाद नवाचार में सुधार आएगा। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बीमा की पहुंच जो है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट ये है कि सन 2014 के बाद देश में बीमा कंपनियों की संख्या जो है वो 53% से बढ़कर के 53 से बढ़कर के 74 हो गई है। वहीं बीमा पेनिट्रेशन यानी बीमा पैठ जो है वो 3.3% से बढ़कर 3.8% हो गई है। देश में प्रति व्यक्ति बीमा घनत्व $55 जो सन 2014 में था वो बढ़कर के $97 हो गया है और कुल प्रीमियम 4.15 लाख करोड़ से बढ़कर के 11.93 लाख करोड़ हो गया है। नेक्स्ट, निरसन और संशोधन विधेयक 2025 संसद में पारित हुआ। तो इसमें बस एक यही है कि 71 पुराने और अप्रासंगिक जो कानून थे उन्हें निरस्त कर दिया गया है और
इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि 2014 से अब तक सरकार ने 1577 पुराने कानूनों को निरस्त कर चुकी है या उनमें संशोधन कर चुकी है। अग नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है VBG राम जी, तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये बिल 18 दिसंबर 2025 को लोकसभा में और 19 दिसंबर को राज्यसभा में पारित हुआ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 21 दिसंबर 2025 को इसकी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार विकसित भारत 2047 को राष्ट्रीय विजन के साथ संयोजित करना है। ये एक तरीके से मनरेगा का ही अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें ग्रामीण परिवारों को 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। तो 100 डेज से बढ़ा करके 125 डेज कर दिया गया है। इसमें मनरेगा के उलट हर हफ्ते पेमेंट करने की बात की गई है। मनरेगा में 15 दिनों में मजदूरी मिलती थी, इसमें हफ्ते भर में मिलेगी। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर यदि नहीं हो पाता है या काम पूरा होने के अधिकतम 15 दिनों के भीतर करना इसमें अनिवार्य कर दिया गया है। कानून की धारा 5 की उपधारा 1 में बेरोजगारी भत्ता का भी प्रावधान किया गया है। यदि श्रमिकों को कार्य मांगने के 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकारों को बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य होगा। नए एक्ट में ग्राम पंचायत योजनाओं को जरूरी किया गया है, जिसे खुद पंचायत ही तैयार करेगी। इसके अलावा इन्हें PM गति शक्ति जैसी योजना से भी जोड़ा गया है। नए कानून की धारा 2 के अंतर्गत रोजगार को जल सुरक्षा, कोर ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका और चरम मौसम की घटनाओं से जुड़े कार्यों से जोड़ा गया है। योजना के तहत केंद्र और राज्यों के बीच 60 और 40 का अनुपात रहेगा। इसका फंड शेयरिंग पैटर्न ये रहेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इस योजना के अंतर्गत बुआई और कटाई के मौसम में एक वित्तीय वर्ष में 60 दिन का विशेष समय रखा गया है। इस दौरान मनरेगा के तहत काम बंद कर दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य बुआई और कटाई के समय मजदूरों की कमी नहीं होने देना है। इस दौरान काम रोकने का लाभ यह होगा कि फर्जी तरीके से मजदूरी को नहीं बढ़ाया जा सकेगा। अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 5 और धारा 22 की उपधारा 4 ये साफ कहती है कि राज्यों के लिए बजट तय होगा और इसे पारदर्शी मापदंडों के आधार पर बांटा जाएगा। कोई मनमानी और भेदभाव नहीं होगा। जिस राज्य को जितनी ज़रूरत होगी, जहाँ जितना का होगा, वहाँ उतना फंड प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 संयुक्त संसदीय समिति। तो उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने की बात की गई है। 15 दिसंबर 2025 को संसद में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 को प्रस्तुत किया, जिसका एम उच्च शिक्षा के नियमन, मान्यता और प्रशासन को मजबूत व्यवस्था को बदलना है। सरकार ने बिल को JPC यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा। इस विधेयक के तहत उच्च शिक्षा के लिए एक कानूनी आयोग बनाया जाएगा, जो नीति निर्धारण और समन्वय की सर्वोच्च संस्था होगी। यह आयोग सरकार को सलाह देगा, भारत को शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाने पर काम करेगा और भारतीय ज्ञान परंपरा व भाषाओं को उच्च शिक्षा से जोड़ेगा। वर्तमान में ऐसे कई नियामक संस्थाएं हैं, जिनमें UGC, AICTE और NCTE हैं, जो कि प्रमुख हैं। लेकिन होता क्या है कि इनके अधिकार क्षेत्रों में टकराव हो जाता है, जिसके कारण नियामक व्यवस्था खंडित हो जाती है। इससे एक ही संस्था के लिए कई स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। शैक्षणिक मानकों में असंगति और विश्वविद्यालय पर अत्यधिक अनुपालन बोझ जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसको ध्यान देते हुए VBSA विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या है, तो एक एकीकृत और समन्वित नियामक ढांचे के माध्यम से संरचनात्मक जो कमियां हैं उन्हें दूर करना है। इसका उद्देश्य क्या है, इसमें नियामक कार्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, स्पष्ट एवं समान शैक्षणिक मानक सुनिश्चित करना तथा उच्च शिक्षा के लिए एकीकृत शासन व्यवस्था विकसित करना है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हल्के लेकिन सख्त नियामक ढांचे के सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है। अगला है ये कि विधेयक के केंद्र में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान है, जो कि 12 सदस्यीय एक
शीर्ष छात्र आयोग के रूप में कार्य करेगा और भारत में उच्च शिक्षा नियमन के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण होगा। इसमें शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि, राज्य उच्च शिक्षा संस्थानों से सदस्य, प्रतिष्ठित शिक्षाविद एवं नीति विशेषज्ञ शामिल होंगे। VBSA के अधीन 3 अलग अलग परिषदें भी गठित करने की बात की गई है, जिनमें से अधिकतम 14 सदस्य शामिल होंगे। इसमें पहला है कि विकसित भारत विनियमन परिषद, यानी एक रेगुलेटरी काउंसिल की बात की गई है, जो कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में संस्थागत नियमन का समन्वय करेगी। दूसरा है कि विकसित भारत गुणवत्ता परिषद, यानी एक्रीडेशन देगी, प्रत्यायन करेगी, प्रक्रियाओं की देखरेख करेगी, पाठ्यक्रम स्तर पर गुणवत्ता आश्वासन पर फोकस करेगी। ये सब इसके कार्य रहेंगे। तीसरा है विकसित भारत मानक परिषद, यानी स्टैंडर्ड्स काउंसिल। ये शैक्षणिक और पाठ्यक्रम संबंधी मानकों का निर्धारण करेगी। नेक्स्ट टॉपिक, कोपरा जलाशय देश का 95वां, सिलिसेड झील 96वां रामसर स्थल घोषित हुआ। तो 12 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के कोपरा जलाशय पर और राजस्थान के सिलिसेड झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया, जिसमें कोपरा को 95 और सिलिसेड को 96वां रामसर स्थल बनाया गया है। तो जो कोपरा जलाशय है वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में है और ये छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है। अगला इम्पॉर्टेंट ये कि कोपरा जलाशय एक मीठे पानी की आर्द्रभूमि है और इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही विशेषताएं हैं। ये वर्षा पर आधारित छोटी मौसमी धाराओं से पोषित अर्ध ग्रामीण क्षेत्र की एक इम्पॉर्टेंट जल स्रोत है। अगला है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के अंतर्गत 2030 तक प्रदेश के 20 आर्द्रभूमि को रामसर स्थल घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है कि सिलिसेड झील राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है, जो कि राज्य का 5वां और देश का 96 रामसर साइट है। इस झील में 500 से ज़्यादा मगरमच्छ हैं और ये झील आसपास के 100 से अधिक प्रजातियों के देशी विदेशी पक्षी यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलाम भारत ऐप लॉन्च किया गया। तो भारत सरकार ने ग्रामीण पेयजल प्रणालियों को ट्रैक करने, प्रबंधित करने और बेहतर बनाने के लिए सुजलाम भारत ऐप की शुरुआत 10 दिसंबर 2025 को की। ये जल आपूर्ति योजनाओं से जुड़ी वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध कराता है, जिससे गांवों को समझने में यह मदद मिलती है कि उनका पानी कहाँ से आता है और पूरी जो ड्रेनेज सिस्टम है, प्रणाली है जो पूरी, वो किस तरह काम कर रही है, ये पता चलता है। यह ऐप जल जीवन मिशन के तहत पारदर्शिता बढ़ाने, सामुदायिक भागीदारी मजबूत करने और बेहतर योजना बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। अगला यह है कि इस ऐप को भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना संस्थान यानी BISAG-N के सहयोग से विकसित किया गया है। ये कहाँ पे है BISAG-N? तो ये गांधीनगर में गुजरात में स्थित है। BISAG-N की टीम ने उन्नत जियो रेफरेंसिंग तकनीक विकसित की है, जिससे प्रत्येक जल स्रोत, पाइपलाइन, टैंक और योजना को स्पष्ट रूप से मैप किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसी में यह है कि यह तकनीक अधिकारियों को जल अवसंरचना की स्थिति और कार्यप्रणाली की निगरानी करने में बड़ी सुविधा प्रदान करेगी। नेक्स्ट टॉपिक, IGI भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना। तो इसमें यह है कि दिल्ली का IGI एयरपोर्ट भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है, विशेषकर उन हवाई अड्डों की श्रेणी में जो सालाना 40 मिलियन से अधिक यात्रियों को संभालते हैं। ये प्रमाणन सतल हवाई अड्डा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक इम्पॉर्टेंट उपलब्धि है। वाटर पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है हवाई अड्डा जितना ताज़ा पानी उपयोग करता है, उससे अधिक पानी में प्रकृति में वापस पहुंचाता है। IGI को ये मान्यता वाटर इनोवेशन समिट 2025 में नीति आयोग CII वाटर न्यूट्रलिटी फ्रेमवर्क के तहत प्रदान की गई है। अगला इसमें यह है कि ये सभी संरचनाएं वर्षा संग्रह, भूजल पुनर्भरण और अपशिष्ट जल के पूर्ण पुनः उपयोग को सुनिश्चित करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक, भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 लॉन्च हुआ।
तो भारत ने अर्धचालक आत्मनिर्भरता की दिशा में ध्रुव 64 नामक देश का पहला स्वदेशी 1 गीगाहर्ट्ज़ का 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर 15 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया। ये उपलब्धि सीडेक के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हासिल की गई, जो कि विदेशी चिप निर्माताओं पर निर्भरता को कम करने के लिए एक निर्णायक कदम है। ये एक 64 बिट डुअल कोर आर्किटेक्चर पर आधारित है, जिसे उच्च कंप्यूटिंग दक्षता, बहु क्षमताओं और सिस्टर की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी क्लॉक स्पीड 1 गीगाहर्ट्ज़ है। आगे देखते हैं। इसका उपयोग 5G अवसंरचना, ऑटोमोबाइल प्रणालियों, औद्योगिक स्वचालन, ध्रुव इलेक्ट्रॉनिक्स और तेज़ी से बढ़ते इंटरनेट ऑफ थिंग्स इकोसिस्टम में किया जा सकता है। इसके बाद अगली पीढ़ी के प्रोसेसर यानी धनुष और धनुष प्लस इसका विकास होगा, जिनकी स्पीड 1.2 गीगाहर्ट्ज़ और धनुष की 1.2 गीगाहर्ट्ज़ और धनुष प्लस की 2 गीगाहर्ट्ज़। तो एक क्रम भी पूछ सकता है कि जो ध्रुव 64 है ये 1 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है और धनुष 1.2 गीगाहर्ट्ज़ पे और धनुष प्लस 2 गीगाहर्ट्ज़ के स्पीड पे काम करता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में NH45 पर भारत की पहली वन जीव सुरक्षित सड़क की शुरुआत की गई। तो मध्य प्रदेश में NH45 पर भारत की पहली वन जीव सुरक्षित सड़क की शुरुआत हुई, जो 11.96 किलोमीटर लंबा हिरन सिंदूर खंड, जो भोपाल और जबलपुर को जोड़ता है, और जबलपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर नौरादेही वनजीव अभ्यारण्य और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बीच घने वन से होकर गुजरता है। परियोजना का सबसे खास पहचान टेबल टॉप रेड रोड मार्किंग्स हैं। ये क्या होता है? ये हल्की उभरी हुई लाल चेकर्ड सतहें चालकों को बिना अचानक ब्रेक लगाए स्वाभाविक रूप से गति कम करने में मदद करती हैं और पूरे लगभग 12 किलोमीटर वनखंड में लगाई गई हैं। ये परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ग्रीन हाईवेज नीति 2015 के तहत इसे लागू किया गया है। नेक्स्ट, JP मॉर्गन मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा GCC सेंटर स्थापित करेगा। तो जो अमेरिका की बैंकिंग दिग्गज कंपनी है JP मॉर्गन, इसने मुंबई में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है, स्थापित करने की घोषणा की। ये भारत के वैश्विक सेवा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगा और देश को वित्तीय और प्रौद्योगिकी मानचित्र पर जोड़ेगा। 1 अरब डॉलर यानी 9,000 करोड़ रुपए से यह केंद्र पवई मुंबई में 20 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में स्थापित होगा और लगभग 30,000 कर्मचारियों को रोजगार देगा। ये 2029 तक बन करके कंप्लीट होगा। GCC एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की ऑफशोर इकाई होती है, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल सेवाएं, वित्तीय संचालन, अनुपालन, डेटा एनालिटिक्स, जोखिम प्रबंधन, अनुसंधान, नवाचार और सपोर्ट सेवाएं संभालती है। अगला है कि भारत की कुशल मानव संसाधन क्षमता, लागत लाभ और मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम ने इसे वैश्विक बैंकों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए पसंदीदा केंद्र बनाया है। भारत को, ये भारत के संदर्भ में बात हो रही है। नेक्स्ट, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व चीतों का नया अभ्यारण्य। तो MP गवर्नमेंट ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को चीतों के नए अभ्यारण्य के रूप में विकसित करने की घोषणा की। ये कहाँ पे है? तो सागर और दमोह जिलों में ये फैला हुआ है। इस घोषणा में सागर जिले के नौरादेही क्षेत्र में स्थित यह रिजर्व कूनो नेशनल पार्क में चीता पुनर्स्थापन की सफलता के बाद राज्य का तीसरा चीता आवास बनेगा। भारत में 1950 के दशक में एशियाई चीते विलुप्त हो गए। फिर सितंबर 2022 में कूनो नेशनल पार्क में चीतों का पहला पुनर्स्थापन शुरू हुआ। वहाँ पे 28 चीते हैं वर्तमान में, जबकि अप्रैल 2025 में गांधी सागर अभ्यारण्य में दूसरा आवास स्थापित हुआ, जहाँ पे 2 चीते हैं। तो पहला हुआ कूनो में, दूसरा गांधी सागर में, और अब वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को स्वीकृति मिली है, जिसका उद्देश्य चीतों की आबादी और रेंज का विस्तार करना है। नेक्स्ट, भारत का कुल वन क्षेत्र विश्व में 9वें स्थान पर FAO की रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है। विश्व के कुल वन क्षेत्र में 10वें स्थान से बढ़कर के भारत 9वें स्थान पर आ गया है।
संयुक्त राष्ट्र के FAO द्वारा इंडोनेशिया में जारी वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2025 रिपोर्ट, जो कि अक्टूबर 2025 को दी गई थी, इसमें वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में भारत ने तीसरा स्थान बनाए रखा है। जो 2015 से 25 के बीच भारत ने प्रति वर्ष 1.91 लाख हेक्टेयर वन वृद्धि की, जो चाइना और रशिया के बाद थर्ड नंबर पे है। विश्व के कुल वन क्षेत्र का आकार लगभग 4.14 अरब हेक्टेयर है, जो पृथ्वी की 32% भूमि को घेरे हुए है। इसमें प्रति व्यक्ति लगभग 0.5 हेक्टेयर वन क्षेत्र हैं। नेक्स्ट, वन क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो शीर्ष देशों में वन क्षेत्र का 54% हिस्सा जो है वो केवल 5 देशों में है। जो पहले नंबर पे है रशिया, सेकंड पे ब्राज़ील, थर्ड पे कनाडा, फोर्थ पे अमेरिका, फिफ्थ पे चीन। रशिया, ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका, चीन, और इस क्रम में भारत अब ऑस्ट्रेलिया, कोंगो, इंडोनेशिया के बाद 9वें स्थान पे है। भारत में लगभग 72,739 हेक्टेयर वन क्षेत्र हैं, जो विश्व में कुल वन क्षेत्र का 2% है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान ने देश में वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया और एक अहम योगदान दिया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वन संरक्षण में अग्रणी है। FAO की रिपोर्ट में यूरोप में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, जो कि दुनिया का कुल वन क्षेत्र का 25% है। दक्षिण अमेरिका में वनों का अनुमान सबसे अधिक है, जो कि 49% है भूमि क्षेत्रफल का। कार्बन सिंक के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में भारत का 5वां स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, मंगल ग्रह के नक्शे में 7 भारतीय नामों को मंजूरी दी गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने केरल आधारित शोधकर्ताओं द्वारा मंगल ग्रह की भौगोलिक विशेषताओं के लिए 7 नए भारतीय नामों को अक्टूबर 2025 को मंजूरी दी। इनमें 3.5 अरब वर्ष पुराने एक क्रेटर को भूवैज्ञानिक MS कृष्णन के नाम पर रखा गया। इसके अलावा केरल के स्थानों वलियामाला, थुम्बा, बेकल, वर्कला और पेरियार इनके नाम दिए गए हैं। पेरियार घाटी, तो ये मंगल ग्रह की एक घाटी है जिसका नाम केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार के नाम पर रखा गया है। ये पश्चिमी घाट से निकलती है ये नदी और अरब सागर तक प्रवाहित होती है। PCS 2025 में पेरियार नदी के बारे में पूछा था कि वो किस तरफ बहती है। नेक्स्ट, वर्कला क्रेटर का नाम वर्कला समुद्र तट के नाम पर रखा गया है। ये भूवैज्ञानिक रूप से अद्वितीय चट्टानों के लिए जाना जाता है। ये चट्टानें जो हैं जारोसाइट से समृद्ध हैं। जारोसाइट एक ऐसा खनिज है जो कि मंगल ग्रह पर भी पाया जाता है, जो कि वर्कला समुद्र तट को एक महत्वपूर्ण मंगल ग्रह का अनुरूप स्थल बनाता है। बेकल क्रेटर का नाम कासरगोड में बेकल किले के नाम पर रखा गया है, जो कि अरब सागर किनारे स्थित 17वीं सदी का एक पुराना समुद्री किला है। थुम्बा क्रेटर, हमें देखना कि थुम्बा जो है 1962 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर स्थापित हुआ था थुम्बा में, तो ये हमें ध्यान रखना है। वलियामाला क्रेटर, तो ये वह स्थान है जहां भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान IIST स्थित है, वलियामाला में। कृष्णन क्रेटर का नाम जैसा कि जानते हैं कि भारत के अग्रणी भूविज्ञानी और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पहले भारतीय निदेशक MS कृष्णन के सम्मान में इसे रखा गया है। मंगल ग्रह के ज़ेंथे-टेरा क्षेत्र में स्थित क्रेटर के लगभग 3.5 अरब वर्ष पुराना होने का अनुमान है। ये प्राचीन हिमनदों और नदी गतिविधियों के साक्ष्यों को संरक्षण के लिए वैज्ञानिक रूप से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के पोंड्रू खादी को GI टैग मिला। तो आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के पोंड्रू गांव की पारंपरिक हथकरघा कला को सम्मान मिला है, इसे GI टैग मिला है। पोंड्रू खादी हाथ से काती और बुनी गई सूती कपड़े की एक विशेष किस्म है, जो महीन बनावट और मजबूती के लिए अन्य खादी से अलग है। ये स्थानीय रूप से उगाई गई कपास और पारंपरिक कताई तकनीक, जिसमें विशेष लकड़ी के चरखे से कताई के दौरान चावल की माड़ का प्रयोग किया जाता है, यही इसमें इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 25% वैश्विक TB मामले में अकेला भारत है।
WHO की ये रिपोर्ट आई है, इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है। हाल ही में WHO के द्वारा वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 में भारत जो है अभी भी सर्वाधिक टीबी मामलों वाला देश है और कुल वैश्विक मामलों का 25% भारत में पाया जाता है। भारत में टीबी की दर 237 प्रति लाख 2015 में जो थी वो अब घट करके 2024 में 187 पे आ गई है। इसमें 21% की कमी आई है और इस अवधि में उपचार का जो कवरेज 2015 में 53% था वो 2024 में बढ़ करके 92% हो गया है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद भारत की टीबी मृत्यु दर 2015 में 28 प्रति लाख थी, जो कि घट करके 2024 में 21 प्रति लाख हो गई है। 2024 में विश्व भर में टीबी से होने वाली कुल मौतों में से लगभग 28% जो डेथ्स हैं वो केवल और केवल भारत में हैं। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो कि 9 सितंबर 2022 को लॉन्च हुआ था, इसके अंतर्गत उपचार की सफलता दर 90% है 2024 में, जो कि वैश्विक औसत 88% से 2% अधिक है। नेक्स्ट टॉपिक, भारत के 95% यानी 5.67 लाख से अधिक गांव ODF प्लस घोषित कर दिए हैं। तो इसमें एक चीज़ ये ध्यान देनी है कि 19 नवंबर 2025 यानी 19 नवंबर की डेट जो है वो विश्व शौचालय दिवस की डेट है। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय ने आंकड़ा दिया कि देश का लगभग 95% से अधिक गांव जो है वो अब ODF प्लस यानी खुले में शौच मुक्त प्लस का दर्जा प्राप्त कर चुका है। बस यही इम्पोर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट, तमिलनाडु के 5 नए उत्पादों को GI टैग मिला। और कौन कौन से उत्पाद हैं तो ये है वोरेयूर कॉटन साड़ी, कविंदापड़ी नट्टरू शक्कर जो कि एक पारंपरिक गुड़ का पाउडर है। तीसरा है नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर जो कि मक्कल पात्रंगल है। थियोमल्ली चावल है और अम्बा समुद्रम चोप्पू सामान जो कि लकड़ी के खिलौने हैं। तो ये 5 ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें GI टैग दिया गया है और अब इनकी संख्या 74 हो गई है तमिलनाडु में। ये उन उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हों, उस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताओं, गुणों या कौशल पर आधारित हों, पारंपरिक ज्ञान या शिल्प तकनीकों का प्रतिनिधित्व करते हों। कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो जो वोलायूर कॉटन साड़ी है ये हल्के वजन बारीक कपास की साड़ी है और ये तिरुचिरापल्ली के ऐतिहासिक मंदिर नगर वोरयूर की पहचान शैली है। कविंदापड़ी नटरू शक्करे जो है वो एक प्रकार का देशी गुड़ पाउडर है। नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर क्या है तो ये हाथ से बनाए गए साबुत पत्थर के बर्तन हैं जो कि धीमी आंच पर पकने के लिए उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट, थोयमल्ली चावल जो है ये लंबा दाना सुगंधित और उच्च गुणवत्ता वाला पारंपरिक चावल है जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। अम्बा समुद्रम चोप्पू सामान ये क्या है तो ये हाथ से बनाए लकड़ी के खिलौने होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, भारत को हिंद महासागर में मिला दूसरा खनिज अन्वेषण अनुबंध। तो 20 सितंबर 2025 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय सीबेट अथॉरिटी ISA के बीच एक 15 वर्ष का अनुबंध हुआ है। इसमें भारत ने हिंद महासागर में कार्लसबर्ग रिज में आवंटित 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड यानी PMS के अन्वेषण के लिए विशेष अधिकारों हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के साथ अनुबंध किया। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने ISA के साथ 2 अनुबंध किए हैं। इससे पहले का अनुबंध मध्य भारतीय रिज और दक्षिण पश्चिम भारतीय रिज में है जिस पर 2016 में साइन हुआ था। तो गोवा स्थित NCPOR ने 2026 में PMS अन्वेषण करेगा जिसका लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र में भूभौतिकी और जल सर्वेक्षण से होगी। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड जो है तांबा, जस्ता, सीसा, सोना और चांदी जैसी रणनीतिक और महत्वपूर्ण धातुओं के साथ साथ दुर्लभ और बहुमूल्य तत्वों की अल्प मात्रा से भरपूर भंडार है। ये जो है ये महत्वाकांक्षी समुद्रयान मिशन के लिए विकासाधीन एक गहरे समुद्र में स्थित वाहन
जिसका नाम है मत्स्य 6000, जो कि भारत की गहरे समुद्र में खनिज अन्वेषण क्षमता को अतिरिक्त बढ़ावा देगा, इसके द्वारा किया जाएगा। कार्लसबर्ग रिज जो है वो हिंद महासागर में मध्य महासागरीय रिज प्रणाली का एक प्रमुख खंड है, जो भारतीय प्लेट और सोमाली प्लेट के बीच फैले समुद्र तल से निर्मित है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसका जो औसत फैलाव दर है वो 2.4 से 3.3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यह मध्य और दक्षिण पश्चिम भारतीय रिज लगभग 26 डिग्री दक्षिण की तुलना में भारत से अधिक निकट लगभग 2 डिग्री उत्तर स्थित है। ISA क्या है? तो ISA एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और ये यूनिक्लॉस के ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय जल में खनिज अन्वेषण के लिए स्थान आवंटित करता है। नेक्स्ट, केरल सरकार ने राज्य को चरम गरीबी से मुक्त घोषित किया। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो केरल के CM पिनरई विजयन ने 1 नवंबर 2025 को विधानसभा में राज्य को चरम गरीबी से मुक्त घोषित किया। ये उपलब्धि 2021 में शुरू की गई अति दारिद्र्य निर्मार्जन परियोजना एक्सट्रीमली पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोजेक्ट EPEP के माध्यम से हासिल किया है। इसका उद्देश्य उन परिवारों तक पहुंच बनाना था जो किसी भी सरकारी सहायता तंत्र से बाहर रह गए थे। ऐसे 64,006 परिवारों यानी 1,03,099 व्यक्तियों को अत्यंत गरीब के रूप में पहचाना गया। इन्हें न्यूनतम आवश्यकताओं तक पहुंच प्रदान की गई और इसके लिए राज्य ने 1,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया। यह परियोजना स्थानीय स्वशासन विभाग LSGD के तहत चलाई गई। प्रत्येक परिवार के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया गया और उनकी विशिष्ट सामाजिक आर्थिक ज़रूरतों जैसे पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार सुनिश्चित किए गए। आगे है कि धर्मदम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सबसे पहले चरम गरीबी मुक्त घोषित किया गया था। केरल देश का पहला, विश्व का चीन के बाद दूसरा ऐसा क्षेत्र बना जिसने चरम गरीबी का 100% उन्मूलन किया है। नीति आयोग के अनुसार राज्य की गरीबी दर केवल 0.7% है, जो देश में सबसे कम है। नेक्स्ट, मेघालय का नरपुह वन्यजीव अभयारण्य। तो हाल ही में नरपुह वन्यजीव अभयारण्य को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई, क्योंकि यहाँ पे चूना पत्थर की खनन गतिविधियाँ से और आसपास इस्टेब्लिश सीमेंट फैक्ट्रियों से इस अभयारण्य के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए दीर्घकालिक खतरा उत्पन्न हो रहा था। ये क्षेत्र कहाँ है? तो ये मेघालय का सबसे बड़े जैव विविधता और पारिस्थितिकी रूप से समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। नरपुह वन्यजीव अभयारण्य मेघालय के पूर्व जैंतिया हिल्स जिले जोवाई के निकट स्थित है। इसे 2014 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया और ये जैंतिया हिल्स क्षेत्र का एकमात्र संरक्षित क्षेत्र है। ये चारों ओर से रिजर्व जंगल से घिरा हुआ है। केवल दक्षिण पश्चिम सीमा असम राज्य से लगती है। इस कारण नरपुह मेघालय और असम के बीच एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी गलियारे के रूप में कार्य करता है। ये अभयारण्य उत्तरी सीमा लुखा नदी द्वारा निर्धारित होती है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बहुत अत्यधिक यहाँ पे वर्षा होती है और 6000 mm से अधिक यहाँ पे वर्षा होती है, जो कि मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, राजस्थान देश में मतदाता सूची का 100% डिजिटलाइजेशन करने वाला पहला स्टेट बना। तो राजस्थान ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR 2026 के तहत मतदाता सूची के डिजिटलीकरण में उपलब्धि प्राप्त की। 5,46,56,215 में से 5,46,24,000 से अधिक प्रपत्र ECI नेट पर अपलोड करके 99.94% डिजिटलाइजेशन को पूरा किया। राज्य ने 100% मतदाता सूची डिजिटलीकरण और 97% मतदाता मैपिंग पूरी कर देश का पहला स्थान प्राप्त किया। SIR में क्या होता है? तो SIR के तहत पहचान सत्यापन, पता मिलान, डुप्लीकेट हटाने, नए मतदाता जोड़ने और त्रुटि सुधार जैसे कार्य किए जाते हैं, जिससे सूची अधिक सटीक बनती है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। भारत में इंटरनेट यूज़र्स की संख्या में बढ़ोतरी, ट्राई की रिपोर्ट आई है। तो ट्राई की 3 दिसंबर 2025 को जारी रिपोर्ट में जुलाई सितंबर 2025 की दूसरी तिमाही
में देश में इंटरनेट उपयोगकर्ता जो हैं उनकी संख्या 1.49% बढ़कर 1017.81 मिलियन पहुंच गई है। इसमें 973.39 मिलियन यानी 4.36 वायरलेस और 1.21 वायर्ड उपयोगकर्ता हैं और कुल इंटरनेट ग्राहकों में 95.6% लोग मोबाइल इंटरनेट पर निर्भर हैं। ब्रॉडबैंड उपयोग 979.71 मिलियन से बढ़कर के 995.63 मिलियन हो गया है, जबकि नैरो बैंड का उपयोग 4.14% से घट करके 22.18 मिलियन रह गया है। और इसमें ये देखिए वायरलाइन टेली डेंसिटी जो है 3.36% से घट करके 3.29 हो गई है। वहीं वायरलेस ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र क्वार्टरली 2 में ये बढ़कर 190.99 रुपये पहुँच गया है, जो तिमाही आधार पर 2.34% और सालाना आधार पर 10.67% की वृद्धि है, जिसमें प्रीपेड ARPU 189.69 और पोस्टपेड रुपये 204.55 रहा है। इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट ये भी देख लीजिए कि टेलीफोन सब्सक्राइबर 1228.94 मिलियन दर्ज हैं। वहीं देश के टेली डेंसिटी में सुधार हुआ है, जो अब 86.65% हो चुकी है। तो देश की टेली डेंसिटी इस समय 86.65% है। नेक्स्ट, राजस्थान में पहली बार अंतर्राज्यीय बाघ हस्तांतरण हुआ है। तो राजस्थान में इंटर स्टेट ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से एक बाघिन को लगभग 800 किलोमीटर हवाई मार्ग से रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व यानी RVTR लाया गया। ये भारत का दूसरा स्थानांतरण है। पहला स्थानांतरण कान्हा टाइगर रिजर्व से एक नर और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक मादा को सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में स्थानांतरित किया गया था। इसका एम क्या होता है? इसका एम होता है बाघों की संख्या को बढ़ाना, जेनेटिक जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, उसको मजबूत करना और नए टाइगर रिजर्व में पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्जीवित करना है। जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान के बूंदी जिले में है, इसे 2022 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ये रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण गलियारा है। नेक्स्ट टॉपिक, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन संचालन के लिए अब तैयार हो गई है। तो इसमें ये देखिए कि हरियाणा के जींद सोनीपत मार्ग पर इसे चलाया जाएगा। इसके संचालन के लिए हरियाणा के जींद में एक विशेष हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जाएगा, जो इलेक्ट्रोलाइसिस तकनीक से स्वच्छ हाइड्रोजन तैयार करेगा। ये पूरी तरह से इंडिजिनस है, भारत में डिज़ाइन और विकसित आत्मनिर्भर भारत मिशन की दिशा में इम्पॉर्टेंट कदम है। ये दुनिया की सबसे लंबी, सबसे शक्तिशाली ब्रॉडगेज हाइड्रोजन ट्रेन है, जिसमें 10 कोच हैं और 24,000 किलोवाट की क्षमता है, जबकि 2 ड्राइविंग पावर कारें प्रत्येक 1200 किलोवाट शक्ति उत्पन्न करती है। यही इसमें एक फैक्ट्स देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला इंक्यूबेटर आधारित डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च हुआ। तो ये फंड जो है भारत का पहला जो इंक्यूबेटर आधारित डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड जो है वो IIT बॉम्बे की सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप साइन द्वारा 9 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया। फंड का नाम वाई पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड है, जिसका कोष 250 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य भारत के डीप टेक स्टार्टअप्स को उसके शुरुआती चरण में महत्वपूर्ण जोखिम पूंजी उपलब्ध कराना है। यह फंड प्री सीड और सीड स्टेज कंपनियों में निवेश करेगा। ये कंपनियां IIT बॉम्बे और अन्य प्रमुख अनुसंधान संस्थाओं से होंगी। 25 से 30 स्टार्टअप्स को इससे सहायता मिलेगी, जिनमें से प्रत्येक को 15 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ये फंड कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत कंप्यूटिंग जैसे उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों को लक्ष्य करते हुए बनाया गया है। यह विनिर्माण, नए पदार्थ, अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी, परमाणु प्रौद्योगिकी, जलवायु प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है, भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। दिसंबर 2025 में सरकार ने घोषणा की कि भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता
वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत यानी 31 मार्च 2026 तक 8,780 मेगावाट से बढ़कर के 9,480 मेगावाट हो जाएगी। इसके 13,480 मेगावाट को वित्त वर्ष 2030 तक और 21,880 मेगावाट को 2032 तक करने का लक्ष्य रखा गया है और 2047 तक 100 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार पूर्व परियोजना गतिविधियों के विभिन्न चरणों में 700 मेगावाट के 10 दाबित भारी जल रिएक्टर यानी PHWR प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर स्थापित करने की योजना बना रहा है। इसमें कर्नाटक के कैगा में 2-2, MP के चुटका और हरियाणा के गोरखपुर में 2-2 और राजस्थान के माही बांसवाड़ा में 4 रिएक्टर शामिल हैं। बार्क ने 200 मेगावाट के भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर BSMR 200 और 55 मेगावाट के स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और विशेष रूप से हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए डिज़ाइन किए गए 5 मेगावाट तक तापीय उच्च तापमान गैस शीतित रिएक्टर के डिज़ाइन और विकास पर काम शुरू कर दिया है। किसने किया है? बार्क ने। इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को ऊर्जा गहन उद्योगों जैसे कि एल्युमिनियम, इस्पात और धातु के लिए कैप्टिव पावर प्लांट के रूप में तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का शीत मरुस्थल जीवमंडल रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। तो 26 से 28 सितंबर 2025 के मध्य मानव एवं जीवमंडल अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद का 37वां सत्र हांगझो चीन में आयोजित हुआ। इस बैठक में 21 देशों के 26 स्थलों को संरक्षित जैवमंडलों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया। वर्तमान में विश्व बायोस्फीयर रिजर्व में 142 देशों के 785 स्थल अभी शामिल हैं। सत्र के दौरान 27 सितंबर 2025 को भारत का शीत मरुस्थल जीवमंडल रिजर्व कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के जीवमंडल रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया और अब भारत के ऐसे 13 जीवमंडल इस सूची में शामिल हो चुके हैं। ज्ञातव्य है कि भारत सरकार के द्वारा देश में अब तक 18 संरक्षित जैवमंडलों की स्थापना की गई है, जिनमें से 13 यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल हो गए हैं। ये जो शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले में लगभग 170 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। 2009 में भारत का राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हुआ। यहाँ पठारों, हिमनद घाटियों, अल्पाइन झीलों और ऊबड़ खाबड़ उच्च ऊंचाई वाले रेगिस्तानों को समेटे हुए है। यह वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे ठंडे और शुष्क पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। इसका कोर जोन 2665 वर्ग किलोमीटर, बफर जोन 3977 वर्ग किलोमीटर और ट्रांजिशन जोन 1128 वर्ग किलोमीटर है। यह रिजर्व पिन वैली नेशनल पार्क, किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रताल वेटलैंड और सरचू मैदान को समेटे हुए है। यहाँ पे हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड इस क्षेत्र की प्रमुख प्रजाति है। इसके अलावा आइबेक्स, ब्लू शीप जैसी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अकेले स्पीति घाटी 800 से अधिक ब्लू शीप बड़े मांसाहारी जीवों के लिए मजबूत शिकार आधार प्रदान करती है। देखते हैं यूनेस्को की सूची में शामिल अन्य 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से और कहाँ कहाँ अवस्थित हैं। सिमलीपाल उड़ीसा में है, नोकरेक मेघालय में है, पंचमढ़ी MP में, नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, सुंदरबन पश्चिमी बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, अचानकमार अमरकंटक MP में और छत्तीसगढ़ में, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में, अगस्त्य मलाई केरल तमिलनाडु में, खांगचेंगजोंगा सिक्किम में और पन्ना MP में। नेक्स्ट, लॉकहीड और टाटा समूह ने भारत में C-130J विमानों के लिए MRO सुविधा लॉन्च की। तो इसमें यह है कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TSL और लॉकहीड मार्टिन ने कहाँ पे बेंगलुरु में C-130J सुपर हरकुलस विमानों के लिए मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल सुविधा को 8 दिसंबर 2025 को शुरू कर दिया है। तो C-130J सुपर हरकुलस जो एक बहुउद्देशीय 4 इंजन वाला टर्बोप्रॉप सैन्य परिवहन विमान है।
जो दुनिया भर में टैक्टिकल एयरलिफ्ट मिशनों के लिए उपयोग किया जाता है। और वर्तमान में भारत में 12 C-130J विमान हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इसमें है कि हैदराबाद स्थित उनकी संयुक्त कंपनी टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर्स लिमिटेड TLMAL वैश्विक C-130J बेड़े के लिए एम्पेनेज टेल असेंबली का निर्माण करती है। 2025 में TLMAL ने 250वीं C-130J टेल असेंबली की आपूर्ति की, जो भारत के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में योगदान को दर्शाता है। अब इसी साझेदारी को MRO तक बढ़ा दिया गया है। बेंगलोर MRO सुविधा जो है ये C-130J विमान के रखरखाव के लिए समर्पित भारत का एक पहला केंद्र होगा, जहां पे भारी मेंटेनेंस और ओवरहॉल सेवाएं, कंपोनेंट व संरचनात्मक मरम्मत, एवियोनिक्स अपग्रेड व परीक्षण, भारतीय इंजीनियरों और तकनीशियनों के लिए प्रशिक्षण, भविष्य के मॉडलों यानी KC-130J और BH श्रृंखला के लिए समर्थन सुविधा उपलब्ध होगी। MRO का मतलब होता है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल सुविधा। ये विमान को सुरक्षित, सक्षम और उड्डयन योग्य बनाए रखने के लिए किए जाने वाले सभी निरीक्षण, मरम्मत, प्रतिस्थापन और ओवरऑल का समग्र नाम है। नेक्स्ट है ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ। PM मोदी ने 12 सितंबर 2025 को ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किया, जिसे संस्कृति मंत्रालय के अधीन देश की अमूल्य पांडुलिपि विरासत को संरक्षित और डिजिटाइज करने के लिए लागू किया गया है। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025 में की गई थी। इसके तहत अपनी सभ्यतागत ज्ञान समुदाय को संरक्षित कर विश्व भर के विद्वानों, शोधकर्ताओं और आम जनता के लिए सुलभ बनाना इसका एम है। ज्ञान भारतम भारत सरकार की प्रमुख सांस्कृतिक संरक्षण पहल है। उद्देश्य प्राचीन पांडुलिपि विरासत का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण, संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रसार करना है, जिसमें विज्ञान, दर्शन, साहित्य, चिकित्सा, खगोलशास्त्र और अन्य दुर्लभ रचनाएं इसमें शामिल हैं। सरकार ने 2025 से 2031 तक के लिए 491.66 करोड़ का मेगा परियोजना निर्धारित की है। इसके तहत इसका लक्ष्य 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण और संरक्षण करना है, जो कि संग्रहालयों, विश्वविद्यालयों, निजी संग्रहों, पुस्तकालयों और सामुदायिक स्थलों में उपलब्ध है। इसके तहत उन्नत तकनीक और AI की सहायता से एक राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी भी बनाई जाएगी। सरकार ने इस पहल के कुशल क्रियान्वयन के लिए 31 संस्थानों के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU किए हैं, जिसमें 19 क्लस्टर सेंटर और 12 स्वतंत्र सेंटर शामिल हैं। ये संस्थाएं 5 मुख्य क्षेत्रों में कार्य करेगी, जो कि सर्वेक्षण एवं सूचीकरण, संरक्षण एवं क्षमता निर्माण, तकनीकी एवं डिजिटलीकरण, भाषा विज्ञान एवं अनुवाद शोध, प्रकाशन एवं जनसंचार है। अब तक 3.5 लाख पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण सफलतापूर्वक किया जा चुका है। नेक्स्ट, अर्थ समिट 2025 में सहकारिता के नए डिजिटल युग की शुरुआत। तो 5 दिसंबर 2025 को गांधीनगर में अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन हुआ। कहाँ पे हुआ? तो गांधीनगर में हुआ। इस उद्घाटन करते हुए सहकार साथी पहल के तहत 13 से अधिक नई डिजिटल सेवाओं और उत्पादों की शुरुआत हुई, जिनका उद्देश्य भारत के सहकारी और ग्रामीण बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। ये इस श्रृंखला का दूसरा संस्करण है, जिसका फोकस कृषि, पशुपालन, सहकारिता और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर नीति संवाद तैयार करना है, जबकि इसका अंतिम संस्करण अगले वर्ष दिल्ली में होगा। सहकार सारथी नाबार्ड और सहकारिता मंत्रालय की संयुक्त पहल है, जो कि सहकारी बैंकों को इंटरनेट बैंकिंग, UPI, AEPS, कोर बैंकिंग सिस्टम, eKYC, रियल टाइम ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है। समिट में DigiKCC, कोऑपरेटिव गवर्नेंस इंडेक्स, EPACS, विश्व का सबसे बड़ा ग्रेन स्टोरेज ऐप, शिक्षा सारथी और अन्य तकनीकी टूल लॉन्च किए। इसके साथ ही 2 बड़े कार्यक्रम सहकार टैक्सी और सहकारी बीमा इसकी शुरुआत हुई, जहां सहकार टैक्सी में 51,000 से अधिक टैक्सी ड्राइवर पहले से जुड़ चुके हैं, जबकि सहकारी बीमा योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य, जीवन, कृषि और अन्य क्षेत्रों में
ग्रामीण भारत तक बीमा कवरेज का व्यापक विस्तार करना है, जिससे देश भर के 50 करोड़ से अधिक सहकारी सदस्य लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट टॉपिक, भारत का पहला इलेक्ट्रिक ग्रीन टग प्रोजेक्ट। तो 3 दिसंबर 2025 को वर्चुअली देश के पहले पूरी तरह इलेक्ट्रिक ग्रीन टग के स्टील कटिंग समारोह की शुरुआत हुई। यह भारत के बंदरगाहों को अधिक स्वच्छ, हरित और भविष्य उन्मुख बनाने के राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा है। यह नया इलेक्ट्रिक टग कांडला स्थित दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण के लिए ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम GTTP के तहत बनाया गया है। यह पहल मेक इन इंडिया, ग्रीन ग्रोथ और ग्रीन टेक्नोलॉजी में भारत की नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य उत्सर्जन को कम करना और प्रदर्शन को बेहतर करना है, जिसमें 60 टन बोलार्ड पुल क्षमता विकसित की गई है। साथ ही उन्नत नेविगेशन सिस्टम वाले पार्ट्स लगाए गए हैं। इसका मुख्य आकर्षण है बैटरी इलेक्ट्रिक सिस्टम, जो शून्य कार्बन उत्सर्जन, शांत और स्मूथ संचालन, उच्च ऊर्जा दक्षता में सक्षम बनाता है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 50 ग्रीन टग्स को शामिल करना। इसके पहले चरण में 2024 से 2047 में 16 ग्रीन टग शामिल किए जाएंगे। इस मामले में दीनदयाल पोर्ट कांडला सबसे पहला पोर्ट है, जहां इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसके साथ ही पारादीप, JNPA और VO चिदम्बरम पोर्ट भी कार्य होगा आगे, जहां प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रिक ग्रीन टग तैनात किए जाएंगे। यह टग गोवा में स्थित अत्रे शिपयार्ड में भारतीय और वैश्विक तकनीकी साझेदारों के सहयोग से निर्मित किया जा रहा है। अगला यह है कि यह मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और अमृतकाल के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को भी समर्थन देता है ये परियोजना। नेक्स्ट, भारत के पहले कॉम्बैट ट्रेनिंग नोड के लिए मध्य प्रदेश में जेन जो टेक्नोलॉजी है उसको अनुबंध मिला है। तो दिसंबर 2025 में भारतीय रक्षा प्रशिक्षण समाधान कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज़ को मध्य प्रदेश के इन्फेंट्री स्कूल महू में भारत के पहले कॉम्बैट ट्रेनिंग नोड CTN की स्थापना के लिए 120 करोड़ का अनुबंध प्राप्त हुआ। यहाँ पे सिमुलेशन फ्रेमवर्क 2024 के अंतर्गत ये किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत का पहला लड़ाकू प्रशिक्षण नोड स्थापित करना है, जो कि एक पूर्णतः एकीकृत सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र होगा, जिसमें 60 से अधिक सिमुलेटर होंगे जो लाइव वर्चुअल कंस्ट्रक्टिव LVC ढांचे पर काम करेगा। नेक्स्ट, भारत और सऊदी अरब के बीच वीज़ा छूट समझौता। तो द्विपक्षीय वीज़ा छूट समझौते पर 18 दिसंबर 2025 को साइन हुआ। इसका उद्देश्य आधिकारिक यात्राओं को आसान बनाना और सहयोग को मजबूत करना है। यह समझौता भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद के तहत आवागमन को सुगम बनाने के लिए किया गया है। इसके अंतर्गत दोनों देशों के राजनयिक, विशेष और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को छोटी अवधि की आधिकारिक यात्राओं के लिए वीज़ा की आवश्यकता से छूट मिलेगी। यह समझौता पर्यटकों या सामान्य व्यवसायियों पर लागू नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है, DRDO ने भारतीय सशस्त्र बलों को 7 स्वदेशी प्रौद्योगिकियां सौंपी। तो इसमें इम्पोर्टेंट है, इसमें ये एक TDF योजना रक्षा तकनीकों के स्वदेशी विकास, आयात निर्भरता कम करने, इसको देखते हैं। DRDO ने भारतीय सशस्त्र बलों को 7 स्वदेशी प्रौद्योगिकियां सौंपी हैं। तो DRDO ने 2 दिसंबर को 7 स्वदेशी तकनीकें सौंपी। ये तकनीकें रक्षा मंत्रालय की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TDF योजना के तहत विकसित की गई हैं, जिसका एम भारतीय उद्योग, खासकर MSME और स्टार्टअप्स को रक्षा नवाचारों में बढ़ावा देना है। TDF योजना रक्षा तकनीकों के स्वदेशी विकास, आयात निर्भरता कम करने, अवधारणा से लेकर प्रोटोटाइप व अंतिम उपयोग तक प्रक्रिया को समर्थन देने पर केंद्रित है। जिसमें अधिकतम 50 करोड़ तक की फंडिंग का प्रावधान है। तो ये सारी तकनीकें दी गई हैं, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। आगे देखते हैं। भारत सरकार ने अपनी वैश्विक रैंकिंग में सुधार के लिए GIRG प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो भारत सरकार ने वैश्विक प्रदर्शन सुधारने के लिए ग्लोबल इंडाइसेस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ
प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है GIRG, जिसके तहत भारत अपने प्रदर्शन की तुलना 26 अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों से करेगा। इनका उद्देश्य उन क्षेत्रों की पहचान करना है जहां सुधार की ज़रूरत है और वैश्विक रैंकिंग को मजबूत करना है। नेक्स्ट, इन सूचकांकों को अर्थव्यवस्था, विकास, शासन और उद्योग, इन 4 प्रमुख विषयों के तहत ट्रैक किया जाएगा। यानी अर्थव्यवस्था, विकास, शासन और उद्योग, ये 4 विषय रहेंगे, इनको ट्रैक किया जाएगा और प्रत्येक सूचकांक की जिम्मेदारी एक निश्चित मंत्रालय के पास होगी, जो डेटा की गुणवत्ता और पद्धति की समीक्षा करेगा। पूरी प्रक्रिया का समन्वय नीति आयोग के DMEO यानी डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन ऑफिसर द्वारा किया जाएगा। GIRG अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग्स में उपयोग होने वाली विविध कार्यप्रणालियों की जांच पर भी जोर देता है, ताकि भारत के आधिकारिक आंकड़े सही प्रकार से दर्शाए जा सकें। डेमोक्रेसी इंडेक्स की कार्यप्रणाली की समीक्षा विशेष रूप से कानून एवं न्याय मंत्रालय करेगा। क्योंकि वर्तमान में भारत को इस सूचकांक में 41वें स्थान पर रखा गया है, जबकि मॉरिशस और बोत्सवाना भारत से ऊपर हैं इस सूचकांक में। नेक्स्ट, सरकार ने संचार साथी ऐप के प्री इंस्टॉलेशन की अनिवार्यता हटाई। तो हाल ही में भारत सरकार को एक व्यापक विरोध सहना पड़ा। व्यापक विरोध के बाद नए या आयातित स्मार्टफोनों में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करने की अनिवार्यता जो है 3 दिसंबर 2025 को वापस ले ली गई। कदम क्यों उठाया? क्योंकि गोपनीयता निगरानी की आशंकाओं और बिना पूर्व परामर्श नीति लागू करने के लिए जनता, विशेषज्ञों और उद्योग जगत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। DOT द्वारा विकसित ये ऐप साइबर धोखाधड़ी, मोबाइल चोरी और फर्जी सिम उपयोग जैसे खतरों से निपटने में मदद करता है। इसके अनिवार्य होने पर क्या हुआ? इसके अनिवार्य होने पर गोपनीयता विशेषज्ञों ने दखल के जोखिम बताए, उद्योग संगठनों ने बिना चर्चा नीति थोपने का विरोध किया और टेक समुदाय ने डेटा सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे। तो इसलिए अब इसे हटा लिया गया है। नेक्स्ट, तिरुवनंतपुरम में देश के पहले निजी नवाचार केंद्र ACEN का शुभारंभ। तो भारत ने हाईटेक नेविगेशन तकनीक में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक इम्पॉर्टेंट कदम बढ़ाया है। इसरो प्रमुख V नारायणन द्वारा तिरुवनंतपुरम में देश के पहले निजी नेविगेशन नवाचार केंद्र यानी ACEN अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का शुभारंभ नवंबर 2025 में किया गया, जिसे अनंत टेक्नोलॉजीज़ ने स्थापित किया। ये मिसाइलों, विमानों, जहाज़ों और उपग्रहों में नेविगेशन प्रणाली की अहम भूमिका के कारण विदेशी GPS पर जो हमारी निर्भरता थी, जिससे संकट के समय जोखिमपूर्ण रही हैं हमेशा, उसे दूर करने के लिए ACEN मजबूत और विश्वसनीय स्वदेशी नेविगेशन समाधान विकसित करेगा। तो 1992 में इस्टेब्लिश अनंत टेक्नोलॉजीज़ इसरो और DRDO के कई मिशनों में महत्वपूर्ण योगदान दे चुका है और प्रिसिशन सेंसर व सैटेलाइट इंटीग्रेशन में ये विशेषज्ञता रखता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, ACEN नेविगेशन सेंसर के पूर्ण स्वदेशी विकास, AI आधारित नेविगेशन फ्यूल, नाविक के उन्नत उपयोग और देश के भीतर सभी MRO मरम्मत और रखरखाव सेवाओं पर काम करेगा। यह केंद्र भारत के विजन 2035 को मजबूत करेगा और उद्योग, वैज्ञानिक समुदाय, रक्षा, अंतरिक्ष संस्थानों के सहयोग को बढ़ाएगा। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में ततैया की नई प्रजाति की खोज। तो पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक स्थित सेंट्रल पार्क बानाबिटान में वैज्ञानिकों ने ततैया की प्रजाति नोसोलिंक्स बानाबिटाने की खोज की है। ये यहाँ पे पहली बार पाई गई है। भारत में खोजी गई ये 7वीं ततैया प्रजाति है, जिसे यूलोफिडेई परिवार से संबंधित है, जो कि अपने विविध परजीवी व्यवहारों के लिए प्रसिद्ध है। यह अति परजीवी प्रजाति है जो अन्य परजीवी ततैयों पर निर्भर रहती है। इसे चिनियोमोनॉइड कॉर्पस आदित्य का अति परजीवी पाया जाता है, जो स्वयं पाम फ्लाई और कैस्टर तितलियों के कैटरपिलरों पर परजीवी होता है। नेक्स्ट, इसरो ने उपग्रह CMS-03 का सफल प्रक्षेपण किया। तो इसरो ने 2 नवंबर 2025 को देश का अब तक का सबसे भारी यानी 4410 किलोग्राम वजन का स्वदेशी संचार उपग्रह CMS-03 GSAT-7R का सफल प्रक्षेपण किया। यह उपग्रह भू समस्थानिक स्थानांतरण कक्षा
GTO यानी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट में स्थापित किया गया है, जो कि 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर रहता है। नेक्स्ट, CMS-03 GSAT-7R भारत की धरती से प्रक्षेपित उस समय तक का सबसे भारी स्वदेशी उपग्रह था, लेकिन दिसंबर 2025 में इसरो ने LVM-3 रॉकेट से CMS-03 से भी भारी अमेरिकी उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, जो कि 6100 किलोग्राम का था, इसे सफल प्रक्षेपण किया है। GSAT-7R प्रक्षेपण देश के सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण वाहन मार्क 3 के M5 मिशन, जिसे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV मार्क 3 भी कहा जाता है, के द्वारा किया गया। इससे पूर्व 14 जुलाई 2023 को चंद्र मिशन 3 का सफल प्रक्षेपण और चंद्रयान 2 GSAT-19 व GSAT-29 जैसे संचार उपग्रहों का प्रक्षेपण भी इसी के द्वारा किया गया था, और ये अब तक का 5वां परिचालन है LVM-3 प्रक्षेपण यान का। इसका कार्यकाल 15 वर्ष है। ये नौसेना के लिए डेवलप किया गया है। ये हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना को समुद्री हलचल की हर पल जानकारी देने के लिए इसको डिप्लॉयड किया गया है। CMS-03 के साथ LVM-3 M5 की उड़ान को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक और मील का पत्थर इसरो ने बताया। इससे पहले GSAT-11, GSAT-20 और GSAT-24 जैसे भारी भारतीय उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए हमें एरियन स्पेस और स्पेस एक्स जैसे रॉकेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के एम्स विजयपुर परिसर में प्रदेश का पहला ZenZ पोस्ट ऑफिस स्थापित किया गया। तो एम्स विजयपुर परिसर में प्रदेश का पहला ZenZ पोस्ट ऑफिस शुरू किया गया, जिससे एम्स विजयपुर देश का पहला एम्स बन गया है। इसमें और क्या है, ये पहल डाक विभाग की उस नई सोच को दिखाता है जिसका उद्देश्य डाक सेवाओं को डिजिटल, सुलभ और युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाना है। ZenZ पोस्ट ऑफिस को ग्राहक केंद्रित, तकनीक सक्षम और आधुनिक उपयोगकर्ता व्यवहार के अनुसार डिज़ाइन किया गया है, ताकि शैक्षणिक और संस्थागत परिसरों में सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित हो सके। तो इस प्रकार हमारा पार्ट 1 राष्ट्रीय का समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको राष्ट्रीय का दूसरा पार्ट मिलेगा, और हमारी कोशिश रहेगी कि इसी वीक हम इसे समाप्त कर दें। धन्यवाद।